वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 14/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल जो है आपके 130 शिफ्ट में लगभग जो है एनटीपीसी के एग्जाम कराए गए थे, जिसके जो है आज हम लोग इस वीडियो में 4/1/2021 के जो है शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। बाकी जो है आपका ये पीले रंग का जितना भी आपको शिफ्ट देखने को मिल रही है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि टोकरी में जो है रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी जो है 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन ये जो है एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे, क्योंकि बोला जा रहा है कि हर एक मिनट में क्या हो जाता है, पिछले वाले जितना जो आम रखा गया था टोकरी में उससे 2 गुना हो जाता है अगले मिनट में। यानी कि अगर ये 30 मिनट में पूरा भर जाता है तो इसके जो है पिछले वाले मिनट में यानी कि 29वें मिनट में या क्या टोकरी जो है कितना भाग भरा होगा, आधा भाग भरा होगा, यानी कि 1/2 भरा होगा। तभी तो ये अगले मिनट में 2 गुना यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि वह पूरा भर जाएगी। तो इसके पिछले मिनट में वो टोकरी कितनी भरी होगी, आधा भरी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे यहाँ पर बोल देता कि 1/4 जो है कितना समय में भरेगा, तो इससे 1 मिनट कम यानी कि 28 मिनट में भर जाता। अगर आपसे बोल देता कि 1/8 भाग जो है कितना समय में भरेगा, तो इससे 1 मिनट कम यानी कि 27 मिनट में भर जाता। तो इस तरीके से इस मैथ को हल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आधा पूछा जा रहा था, तो आधा 30 से 1 मिनट कम यानी कि 29वां मिनट में भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो है वैल्यू दिया गया है 0.27 स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर, और नीचे जो है उन दोनों संख्याओं का प्लस दिया गया। तो इसे जो है मैं समझाने के लिए थोड़ा देरी के लिए इसे क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। इसे क्या मान लेंगे हम लोग, बी मान लेंगे। तो ऊपर आपका क्या बन रहा है, ऊपर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और नीचे आपका क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और बाई आपका क्या है, ए प्लस बी है, यानी कि ये पूरा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या है, ए माइनस बी, यानी कि ए हम लोगों ने किसे माना था, तो 0.27 को, और बी किसे माना था, तो 0.13 को माना था। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो आपका यहाँ पर से अंतर 0.14 होगा, यानी कि 0.14। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो है ये आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसे जो हम लोग क्या तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से इसे जो है लिखा जा सकता है कि इसे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर को थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। और बाकी जो आपका कितना दिया गया था, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया था, ये हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बाकी वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 5, यानी कि इसका जो है वैल्यू कितना है, 5 है, और बाहर में क्या है, होल स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, माइनस यहाँ पर जो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाता है, 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आपका कितना बचेगा, तो -2 बचेगा। तो ये आपका कितना हो गया, -2, तो 25 - 2 प्लस आपका बाहर में है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, आपको जो है कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन कॉसेक टैन कॉट, इसके जो है 0 से 90 डिग्री तक
वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये ज़रूरत पड़ती है हमेशा है। तो यहाँ पर जो है tan 60 का मान कितना हो जाता है, tan 60 का मान √3 होता है। √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23। 25 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, 23 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 23 और 6 29 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लासा जो 120 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्याएं क्या है। तो असल में क्या होता है, ये दोनों संख्याओं का आपस में को प्राइम फैक्टर बचा हुआ है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया, गायब हो गया। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ये जो एलसीएम दिया गया है, ये जो एलसीएम दिया गया इसके एलसीएम को इन दोनों संख्याओं के को प्राइम फैक्टर के गुणज से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से गुणज, आपका 5 तिया 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर से कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 8। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशियो में से 8 को गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। यानी कि अगर एक संख्या का यूनिट में वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा एक संख्या, 8 तिया 24 हो जाएगी पहली संख्या, और ये कितनी हो जाएगी, 8 पचे 40 यानी कि 40 होगी। तो एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या कितनी है, 40। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, यानी कि फेल होने वाले। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कक्षा हो या फिर कोई भी विद्यालय, उसमें खुद में जो है छात्रों की संख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो बोला गया कि 100% में से 60% छात्र क्या हो गए, पास हो गए, यानी कि सफल हो गए। क्या हो गए, पास हो गए, यानी कि सफल हो गए। तो 100 में से अगर 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए, 40% फेल हो गए। क्या हो गए, 40% फेल हो गए। तो ये 40% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 240 के बराबर है, क्योंकि असफल छात्रों की संख्या कितनी दी गई, 240। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 40 से 240 काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 6 है। तो हमें क्या चाहिए, 60% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 6 है तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 छक 36, यानी कि 360 स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि √3 बराबर 729 है, तो n का मान कितना होगा। तो रूट क्या है, √3 है। तो आपको जो है 3 बेस बनाकर 729 का जो है कितने पावर आपका हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया आपका 729 होता है, यानी कि पावर 6 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट है आपका, ये क्या है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, उधर पावर और 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 6 दूना 12 हो जाएगा। तो बेस यहाँ पर समान है, तो आपका n बराबर संख्या कितनी आ गई, n बराबर 12 आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि x + 1/x का वैल्यू 9 है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है निकालने का, जब x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा जाए तब क्या होता है, डायरेक्ट तरीका a² - 2 करते, यानी कि ये जो वैल्यू है 9 से हम लोगों ने क्या मान लिया, a मान लिया। तो उसको क्या करते, a² - 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, a का वैल्यू 9 है तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। 81 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 79 आएगा। यानी कि ये जो है x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा, 79 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है रेशियो में जो दिया गया तो उनमें जो है महिला कर्मचारी कितनी थी, तो 2 यूनिट थे। तो 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 90 दिया गया है। 2 यानी सॉरी यहाँ पर पुरुष का दिया गया, ये महिला का नहीं दिया गया, पुरुष का दिया गया। यानी पुरुष जो है कितने लोग थे, महिला 90 नहीं थे, पुरुष थे 90 लोग। यानी कि पुरुष जो है कितने थे,
3 यूनिट थे रेशियो के हिसाब से। तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है पुरुषों की संख्या, तो 90 दी गई है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 90 तो 30 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोटल कर्मचारी कितने थे, तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, 3 और 2 5 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 25 150, यानी कि टोटल कर्मचारी उस कंपनी में 150 थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF 6 है और उनका लासा 84 यानी कि 84 है। तो आपसे बोला गया है कि यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं के LCM के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या कितनी दी गई है, 42, दूसरी संख्या हमें निकालनी है और दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया गया, 6 और LCM कितना दिया गया, 84। तो हल करेंगे, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 42 दूनी 84। तो दूसरी संख्या यहाँ पर से कितनी आ जाएगी आपकी निकल कर, 6 दूनी 12, यानी कि दूसरी संख्या आपकी कितनी थी, तो 12 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले से आपके काफ़ी प्रश्न जो है NTPC में पूछे गए हैं, ये 2021 में जो आपका हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी द्वारा जो है खरीदी गई 20 पुस्तकों की लागत 15 पुस्तकों के जो यानी कि वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापारी का लाभ या हानि कितना प्रतिशत हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 20 वस्तुओं का CP 15 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो 4 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में। तो यहाँ से ये जो CP कितना आ गया, 3 यूनिट, और SP यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 4 यूनिट आ गया। यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3 यूनिट है, उसे बेचा कितने में, 4 में, यानी कि 3 का सामान कितने में बेचा, 4 में बेचा। तो अगर 3 का सामान 4 में बेच रहा है तो कितने का लाभ होगा, 1 यूनिट का। लाभ हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से प्रॉफिट परसेंट, तो 33.33% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ये जो आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो हमें हल करना है, तो हल कर लेंगे यहाँ पर। तो 250 इंटू आपका क्या है, 27%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100 माइनस कितना 1000 है, इंटू 0.02 है, परसेंट है, नीचे हटाएंगे तो कितना चला जाएगा, 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये 100 आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर से, तो आपका पहले इसे हल कर लेते हैं। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से ये 5 बार में चला जाएगा। 27 25 135/2, तो 135/2, 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 67 दूनी 134, यानी कि 67.5 आ जाएगा। माइनस करना है, हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर, 1 शून्य यहाँ पर, आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो 67.5 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 67.3 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हरीश एवं विमल जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन तक दोनों ने जो है एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य को जो है हरीश जो है 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हरीश अकेले इस काम को जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में पूरा करता है, तो 20 दिन में पूरा करता है। लेकिन उन्होंने जो है मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक काम किया। तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले निकाल सकते हैं कि हरीश और विमल मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अगर टोटल काम 20 दिन में करते हैं तो हरीश और विमल के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। अगर हरीश और विमल मिलकर कुल काम 20 दिनों में पूरा करते हैं तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। तो अगर एक दिन का काम 1/20 है तो टोटल कितने दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा कि कुल उन्होंने कितना काम किया अभी तक। तो यहाँ पर से 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि उन्होंने अभी तक कुल काम का 3/4 भाग किया। यानी कि टोटल वर्क जो है कितना है आपका, टोटल वर्क यहाँ पर 4 यूनिट है। किया गया काम कितना है, डन वर्क जो आपका कितना है, 3 है। यानी कि 4 काम था, उसमें से 3 काम कर लिया गया। तो बचा कितना काम, 1 काम, कितने में से, 4 काम से, 4 काम में से। यानी कि
1/4 काम अभी भी बचा हुआ उसे जो है हरीश कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हरीश का जो है उस एक काम को, क्योंकि जो भी टोटल वर्क होता है वो एक काम होता है, यानी कि कोई भी जो काम होता है वो एक काम होता है, तो उस एक काम को हरीश कितने दिनों में कर लेगा, तो क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि 10 चौक कितना हो जाएगा 40, यानी कि हरीश उस काम को 40 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, इसमें से 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो इसके कुल लंबाई में से एक कालीन की लंबाई का भाग कर देंगे तो कालीन की संख्या निकल जाएगी जो कि इससे बनाई जा सकती है। तो हल करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 5 45/2, यानी कि 45/2 को इस कालीन जो बनाया जा रहा है उससे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9/2। तो यहाँ तो 2 से 2 चला गया, 9 से 45 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि इस बड़े वाले टुकड़े से कितने कालीन बनाए जा सकते हैं, तो 5 छोटे छोटे कालीन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि खंबे के शीर्ष का उसके पद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका जब फिगर बनेगा तो इस तरीके का बनेगा कि किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, और ये जो है आपका जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, बिंदु और इसके पद से, तो 20 मीटर की दूरी दी गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस खंबे की ऊंचाई यानी कि इसकी जो हाइट है ये कितनी है। तो 45 डिग्री में मैंने बताया था कि ये जो अगर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो दोनों अगर ये एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर ही होगा, यानी कि ये जो खंबे की ऊंचाई है वो भी क्या है 20 मीटर ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या फिर 20 महिला कर्मी किसी कार्य को जो है 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी जो है साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, या मतलब क्या होता है और, यानी कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं जो अलग अलग काम कर रही है, यानी कि 15 पुरुष की कार्य क्षमता जो है 20 महिला की कार्य क्षमता के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों बराबर दिनों में काम कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि 15 आदमी जितना काम करते हैं उतना जो है 20 महिलाएं मिलकर काम करती है। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता निकल जाएगी। 5 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4 यूनिट और महिला की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट आ गई। एक आदमी की कार्य क्षमता 4 यूनिट और महिला की कार्य क्षमता 3 यूनिट। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि उसी कार्य को करने के लिए अब 30 पुरुष लगते हैं। तो अगर एक पुरुष की कार्य क्षमता 4 है तो 30 पुरुष की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 यानी कि 120, और उसमें एवं मतलब हो जाता है दोनों मिलकर, तो एवं जो है 12 महिलाएं, तो एक महिला अगर 3 काम करती है तो 12 महिलाएं मिलकर कितना काम करेगी, 12 तिया 36, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, तो 156 कार्य करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो यही जो है 156 की इफिशियंसी से कितने दिन में कार्य करेगी वही तो हमें निकालना है, यानी कि समय निकालना है, टाइम बराबर उसी काम को, कौन काम को, जो 15 पुरुष या फिर 20 महिलाएं मिलकर काम कर रही थी। तो 15 पुरुष हम लोग जो है 20 महिलाएं पर भी हल कर सकते हैं या फिर 15 पुरुष, हम लोग पुरुष पर हल कर लेते। तो एक पुरुष यहाँ पर क्या दिया गया कि 4 की कार्य क्षमता, तो 15 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 60, यानी कि इफिशियंसी इनटू टाइम, टाइम कितना समय लेता है 26, हल करेंगे कितना आपका चला जाएगा 26 छक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 156 कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो 60 10 बार में चला जाएगा। तो समय बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर 10 डेज, यानी कि 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर स्क्वायर है, यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई यानी कि डेप्थ जो है उसकी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका दिया क्या गया, ये जो है आपका असल में क्या दिया गया, वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया गया।
तो आयतन अगर दिया गया है कुल, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गहराई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम यानी कि बेलनाकार बेलन का यानी कि सिलेंडर का जो है आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला। तो फार्मूला जब तक आपको मेंसुरेशन में नहीं पता होगा तो हल नहीं कर पाएंगे आप प्रश्न। तो फार्मूला जरूरी है याद करना मेंसुरेशन में। क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 मीटर, तो आर स्क्वायर है तो 21 × 21। गहराई यानी कि हमें डेप्थ चाहिए तो इंटू एच रहने देंगे, एच का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया आपका, दिया गया है 2376 मीटर क्यूब। हल करेंगे यहाँ पर से, एच का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा आपका। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, आपका 7 × 21 चला गया। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आपका चला गया। 11 1 11 छक 66, 3 दूनी 6, 36 छक कितना हो जाएगा 216। 3 से काटेंगे तो 12 बार में ये 3 सते 21, यानी कि एच बराबर आपका कितना आ गया 12/7। तो आपका यहाँ पर से भाग करेंगे क्योंकि आपका डेसिमल में वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1, 5 बचा तो 7 सते 49, 1 बचा यानी कि 1, यानी कि 1.71 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, डेप्थ यानी कि गहराई आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में यानी कि रिमाइंडर के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1540 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें दी गई है। एक तो दिया गया कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या यक्स है यानी कि बड़ी वाली संख्या यक्स है और छोटी वाली संख्या वाई है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1540। तो ये जो है यक्स हम लोगों ने बड़ी संख्या मानी है, तभी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपको 1540 आएगा। तो यक्स बड़ी संख्या, वाई छोटी संख्या। फिर बोला गया कि बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है यानी कि यक्स को वाई से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 6 और शेषफल कितना आ जाता है आपका, शेषफल यहाँ पर से आपका 5 आता है। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो है भाजक हो जाता है, ये भाजक भाज भागफल शेषफल। तो भाज निकालने के लिए आपका भाजक इंटू भागफल किया जाता है, प्लस शेषफल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6y + 5 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया 6y + 5, यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 6y + 5 - y बराबर कितना हो गया 1540। y का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि छोटी संख्या हम लोगों ने किसे माना था y को, और छोटी संख्या का वही वैल्यू हमें चाहिए। तो हल करेंगे 6y में से 1y गया तो 5y, 5 इधर माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1535। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 × 15, 5 × 7 35, यानी कि 307 आपकी छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं हम लोग। 15 × 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 150 और 15 × 60 यानी कि 210 माइनस कितना है 30 प्लस इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे अंदर वाले को। तो 3 × 9 + 17, 17 9 आपका कितना हो जाता है 9 × 16 यानी कि 26। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -4, यानी कि पूरा हल करने पर आपका कितना आ जाता है यहाँ पर से -4 यानी कि 206 आपका आंसर आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर 206 आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, इन दोनों का जो है हल करने पर जो है वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि cos 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 23 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपका cos 67 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 90 - 23 डिग्री। तो cos 90 - 23 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 23 डिग्री लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर जो है cos 67 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा sin 23 डिग्री। तो sin 23 डिग्री कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। उसी तरीके से sin 19 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 71 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 71 कट गया तो आपका कितना बचेगा 1। तो 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैंक जो है किसी व्यापारी को जो है
12,50,000 की धनराशि जो है 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ जो है कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, इन 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि 1 साल का ब्याज कितना प्राप्त होता है, 5%। 1 साल में ब्याज कितना लगता है, 5% लगता है। तो टोटल कितने समय के लिए ब्याज लगता है, 5 वर्षों के लिए। तो अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो कुल जो है 5 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 5×5 = 25%। यानी कि इन 5 सालों में कुल राशि का 25% क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जमा करना होगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/4। यानी कि हमें क्या चाहिए, इस धनराशि का 1/4 वैल्यू चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होगा। तो 1/4 किसका निकालेंगे, 12,50,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 12×4 = 48, आपका 4×5 = 20, यानी कि 3,12,500 क्या मिलेगा, ये 5 साल का साधारण ब्याज इतना प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 25 है, दो और उन दोनों के बीच का अंतर 15 है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का यानी कि पहली संख्या का जो है वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का योग का आधा कर देंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का योग का आधा। तो 25 और 15, 25 और 15 कितना हो जाता है, 40, 40 का आधा कितना हो गया, 20। तो ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर का आधा कर देंगे। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, 25 और 15 का 10, और 10 का आधा कितना होता है, 5। तो ये पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 5 आ गई। दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि दोनों संख्या का अनुपात में वैल्यू कितना आ गया, 4:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि दो जो है सिमिलर ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल PQR है, दूसरा जो XYZ है। दोनों जो है त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, PQR का 48 सेंटीमीटर दिया गया है और XYZ का 24 सेंटीमीटर दिया गया है। उनमें से जो है XY का जो है भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगा। तो मैं जो है आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपसे बोला क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक आपका क्या है, एक आपका XYZ है और दूसरा आपका क्या है, PQR है। PQR है, दोनों ट्रायंगल क्या बोल दिए, सिमिलर बोल दिया गया है कि सिमिलर है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका परिमाप क्या हो जाता है, इस तरीके से। जैसे कि पहले यहाँ पर हम लोग XY वैल्यू कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर, और XYZ का परिमाप कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर दिया गया। और हमें क्या चाहिए, PQ का वैल्यू चाहिए, यानी कि इसका वैल्यू चाहिए, PQ का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा। और इसका जो है परिमाप कितना दिया गया, 48 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस अनुपात में जो है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो जिस अनुपात में उनका भुजा होगा उसी अनुपात में क्या होंगे, उसी अनुपात में उनकी परिधि भी होगी, उसी अनुपात में उनकी एरिया भी होगी, उसी अनुपात में उनकी हाइट भी होगी, जो भी चीज़ होगी उसी अनुपात में होगी। तो अगर XY का वैल्यू 12 है तो बट्टा आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अनुपात उसी अनुपात में परिधि भी आएगी। तो बट्टा क्या कर देंगे, PQ। और XY का जो XYZ का परिमाप कितना दिया गया, 24, और PQR का कितना दिया गया है, 48। हल करेंगे यहाँ पर से 24 दूनी 48 चला जाएगा। तो PQ का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर से आपका। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में जो 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति जो है उनकी कुल संख्या का 3/8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस दिन जो है अनुपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो उपस्थित जो है एक दिन कितने थे, कुल छात्रों का 3/8। तो 48 का 3/8 कितना हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे तो 8 × 48, यानी कि 6 × 18, यानी कि एक दिन जो उपस्थित छात्र कितने थे, 18 थे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल छात्र 48 है, उनमें से 18 प्रेजेंट थे, तो एब्सेंट कितने थे, तो 48 में 18, यानी कि 30 जो स्टूडेंट थे वह क्या थे, एब्सेंट थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कक्षा में जो है 7 विद्यार्थियों की गणित विषय में प्राप्त अंक 44, 43, 44, 65, 41, 53, 65, 62 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक यानी कि मॉड क्या होगा। तो बहुलक निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी संख्याएं यानी कि नंबर दी गई है उनमें से कौन सी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट की गई है वही आपका क्या होता है, बहुलक यानी कि मॉड होता है। तो 43 तो एक बार है, 44 भी एक बार है, 65 आपका 2 बार है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, 41 भी एक बार, 53 भी एक बार, 62 भी एक बार, यानी कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है, तो 65। यानी कि इन सारों संख्याओं में से जो है बहुलक आपका मॉड कितना हो जाएगा, 65 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ये आपका क्या है, a प्लस बी है, a माइनस बी है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि a प्लस बी और जब इंटू ए माइनस बी रहे तो किसका हो जाता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा ये अलजबरा वाले। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये एक तरीके से बन जाएगा। बाहर में क्या है, ऑफ 13 प्लस 15 है। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 18, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 18 में से 4 गया तो कितना बचा 14, कितना बचा 14, यानी कि इतना का वैल्यू कितना आ गया 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 140 और 42, यानी कि 182 आएगा। प्लस आप क्या करेंगे 15 करेंगे, जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 182 प्लस 15 यानी कि 197 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की परिधि जो है क्या होगी। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दिया गया है वृत्त का, तो वृत्त के जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या हमें निकालना है तो आर स्क्वायर रहने देंगे। टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया 154 सेंटीमीटर, हल करेंगे यहाँ पर से आपकी त्रिज्या आ जाएगी, 22 से काटेंगे 154 तो 7 बार में चला जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 7 सेंटीमीटर आएगा। तो आपसे यहाँ पर से जो हमें त्रिज्या पता चल गई तो क्या पता कर सकते, परिधि पता कर सकते। तो परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है आपका 2πr, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, हल करेंगे आपका परिधि आ जाएगा। तो 7 से 7 चला गया, 22 दूनी आपका कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये इतना आपका क्या है वृत्त की परिधि है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से जो हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। तो अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या y है तो x का जो है x संख्या का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और y का जो है व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। इन्हीं दोनों का क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा x + y/xy हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका जो है सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो है इतना का वैल्यू चाहिए, असल में किसका वैल्यू चाहिए, x + y/xy का वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया, पहले तो दोनों संख्याओं का योग दिया गया यानी कि x + y का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया 16। फिर क्या दिया गया, दोनों का गुणनफल यानी कि x × y, एक संख्या x दूसरी संख्या y थी यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 63, यानी कि x + y भी हमें पता है xy भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो x + y कितना है 16, xy कितना है 63, यानी कि 16/63 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि PQRS जो एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है यानी कि साइक्लिक यानी कि ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जो है PQRS जो है समानांतर यानी कि पैरेलल है एवं PQ जो है क्या है व्यास है। यदि QPR 40 डिग्री है तो एंगल PSR का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहले तो एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है, एक जो है पहले जो है व्यास है, व्यास क्या है PQ है, ये आपका PQ जो है क्या है व्यास है, व्यास पर ही आपका क्या रहेगा सेंटर रहेगा। तो यहाँ पर सॉरी इसे O मान लेते क्योंकि यहाँ पर तो Q पहले से ही दिया गया तो O इसे मान लिया सेंटर को। फिर क्या दिया गया कि PQRS से जो है क्या चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि इस तरीके से एक समलंब यानी कि ट्रेपेजियम के आकार से क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो PQRS
RS ही आपका हो गया। और क्या बोला गया था, PQ, ये जो PQ है वो क्या है, RS के पैरेलल यानी कि समानांतर है। तो यहाँ पर दिया क्या गया, QPR का वैल्यू दिया गया, यानी कि QPR ये एंगल दिया गया है। तो ये एंगल कितना दिया गया, 40 डिग्री दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब व्यास से किसी सरकमफेरेंस पर इस तरीके से बनता है तो ये एंगल आपका क्या हो जाता है, राइट एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री होती है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये 40 है, तो ये जो है PRQ एक क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 90 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 50 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 40, तो 9 4 कितना हो गया, 13, टोटल 180 होता है। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। और आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल Q और एंगल S का सम, एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री होगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि PSR का वैल्यू क्या होगा। तो PSR का वैल्यू कितना है, एंगल PSR का 130 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दिया गया है कि XY, यानी कि इस तरीके से है कि XY का होल स्क्वायर प्लस 1 XY का जो है होल स्क्वायर बराबर कितना, 81। आपसे पूछा क्या गया कि XY माइनस 1/XY का वैल्यू क्या होगा। तो जब इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है, आपका इस माइनस में वैल्यू पूछे तो करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे, √81, सॉरी ये 83 है, 81 नहीं है, सॉरी 83 है, 83 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जब ये प्लस में स्क्वायर दिया हुआ रहे और माइनस में वैल्यू पूछे तो क्या कर देंगे, जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसमें -2 करके अंडर रूट बैठा देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से √81, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9, यानी कि इतना का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपये के लिए जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मैंने जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फुल फ्लेज वीडियो डाला है, मैंने वहाँ पर जो है रेशियो से काफ़ी बेहतर तरीके से निकालने के लिए बताया था कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रेशियो से कैसे निकालें, क्योंकि रेशियो से आप चंद सेकेंड में जो है आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है 3 साल का मैंने एक जो है रेशियो बताया था, कितना होता है 3 साल का रेशियो, 3:3, यानी कि 3:3:1 होता है। और ये जो पहला जो रेशियो होता है वो असल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है। और ये जो 2 आपका रेशियो है वो असल में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो है पहले बोला गया कि 10% की दर से साधारण ब्याज लगता है। तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 5,000 का क्या करेंगे, 5,000 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 500 रुपये। कितना आ जाएगा, 500। फिर क्या करेंगे, 500 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 50 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5। तो ये तो आपका क्या मैंने बोल दिया कि ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या मतलब है, इतने से मतलब है, इस वाले से मतलब है। क्या करेंगे, इसमें 50 को 3 से गुना करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 दिया आपका 150 प्लस आपका 5 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 150 प्लस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 155। यानी कि रेशियो के हिसाब से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर आपका कितना होगा, 155 रुपये के बराबर होगा। तो इस रेशियो से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको रेशियो से बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा, मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से उसका 2 साल 3 साल 4 साल तक के वहाँ पर जो है रेशियो से बनाने का तरीका मैंने बताया। लेकिन अगर आप ये रेशियो से नहीं बनाना चाहते, फार्मूला से बनाना चाहते हो तो फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। फार्मूला आपका हो जाता है P/R² बटा नीचे क्या हो जाता है 10,000 इंटू आपका क्या हो जाता है 300 प्लस R बटा 100 बराबर क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूला आप चाहे तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं या फिर आप रेशियो से। मेरे हिसाब से तो रेशियो सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरीके का प्रश्न हल करने के लिए। वैसे आप फार्मूला याद करना चाहे तो फार्मूला आपका ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो रेलगाड़ी जो है सम्मुख दिशा में चल रही है यदि रेलगाड़ी ए की चाल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए फार्मूला में, समय बराबर क्या होता है, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, टाइम बराबर यानी कि समय बराबर आपका दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर जो है टोटल जो है यहाँ पर ए वाले ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 300 मीटर और बी ट्रेन की हमें लंबाई निकालनी है। तो मान लेते हैं बी ट्रेन की लंबाई बी है। तो ये क्या हो गई, कुल दूरी होगा। इस कुल दूरी को कितने की चाल से चलता है, ए जो 80 की चाल से, बी जो है 70। वे दूसरे के सम्मुख यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये 80 है, ये 70 है, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल जुटता है। तो चाल कितना हो जाएगा 80 या 70 यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में है, आपकी जो समय दी गई है वो सेकेंड में है। तो आपकी चाल भी जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते, 5/18 से गुना करते। तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। तो समय कितना लगता है दोनों को पार करने में एक दूसरे को, 30 सेकेंड का समय लगता है। हल करेंगे यहाँ पर से आपकी बी की यानी कि बी वाले ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो आपकी यहाँ पर से 6×18, 6×5 30, 3 से काटेंगे 50 बार में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 300 + बी बराबर 5×5 = 25, 25 125 यानी कि 1250। तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1250 - 300 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 950 मीटर आएगा। यानी कि बी वाले ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 950 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।